हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक के बारे में। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि चालकता पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकत्व होती है। अच्छा, इसलिए उपरोक्त विधि में मापी गई चालकत्व केवल तभी चालकता होगी जबकि इलेक्ट्रोड ठीक 1 सेंटीमीटर दूर हो और उनके बीच का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है, इसलिए चालकता के ठीक मान की गणना के लिए प्राप्त चालकत्व को किसी गुणांक से गुणा करना पड़ता है, जो कि सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट कहलाता है। अर्थात यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनके का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा विलयन आर हो, तो हमें पता है R इजिकल टू रो एल बाई ए। यहाँ जो रो विशिष्ट प्रतिरोध था यह भी अपने को पता है। तो यदि हम इसको 1/r इजिकल टू 1/रो और एल बाई ए को हम उल्टा कर देते हैं ए बाई एल, तो ये इक्वेशन बन जाती है हमें। और हमें पता है 1/रो क्या होता है के, और के इजिकल टू 1/r, और ये हो जाएगा अपना एल बाई ए। तो ये हमारी विशिष्ट चालकता आ गई थी। उस आधार पे यहाँ जो एल बाई ए का जो अनुपात है वो एक्स है। एल बाई ए के अनुपात को हमने क्या बोला है, एक्स, जो कि क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। अतः सेल स्थिरांक वह गुणक है जिसे विलयन के प्रेक्षित चालकत्व से गुणा करने पर चालकता प्राप्त होती है। तो जो चालकता होती है, यदि उसको हम प्रेक्षित चालकत्व से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, हमें विशिष्ट चालकता मिल जाती है। अब सेल स्थिरांक का निर्धारण कैसे होता है। चूंकि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी ज्ञात करना कठिन है, अतः सेल स्थिरांक परोक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न सांद्रता और ताप पर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता के प्रामाणिक मान जो ये है सारणी उसमें दिए गए हैं। सेल स्थिरांक के निर्धारण के लिए पोटेशियम क्लोराइड के ऐसे विलयन जिसका विशिष्ट चालकत्व सही ज्ञात हो को प्रयोगात्मक चालकता सेल में लिया जाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा विलयन की चालकता ज्ञात कर ली जाती है। दिए हुई चालकता के सेल स्थिरांक की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। जो सेल स्थिरांक की गणना वो किससे करेंगे, इस तरीके से। विलयन की चालकता जो कि विशिष्ट चालकत्व कहलाती है, अपॉन प्रेक्षित चालक जो कि हमें प्रेक्षित हुआ है एक्सपेरिमेंटल के द्वारा। तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, x इजिकल टू के इंटू आर, मतलब चालकता इंटू प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मान एक बार ज्ञात हो जाने पर किसी भी विलयन की चालकता का निर्धारण विलयन को इस सेल में भरकर उसका चालकत्व ज्ञात कर उसे सेल स्थिरांक से गुणा कर करते हैं। इस तरीके से हम सेल स्थिरांक का एक बार मान ज्ञात हो जाने पर किसी भी विलयन की चालकता का निर्धारण कर सकते हैं हम। विद्युत अपघट्य विलयनों की सही चालकता निर्धारण के लिए विलयनों को एक विशेष प्रकार से शुद्ध किए गए जल, जिसे चालकता जल कहते हैं, में तैयार किया जाता है। तो विद्युत अपघट्य को किस में तैयार करते हैं हम, कंडक्टिविटी वाटर में तैयार करते हैं, जिसे चालकता जल कहते हैं। अशुद्ध जल में अशुद्धियों के आयनों के चालकता में योगदान के कारण साधारण जल की पर्याप्त चालकता होती है। इसलिए हम साधारण जल में विद्युत अपघट्य का विलयन तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आयनों की अशुद्धता होती, आयन प्रेजेंस होने के कारण चालकता होती है। अतः किसी विद्युत अपघट्य की सही चालकता निकालने के लिए उसकी प्रेक्षित चालकता में से जल की चालकता घटानी होगी। कोलरास और हेडविलर द्वारा प्राप्त अधिक से अधिक शुद्ध चालकता मापी जल की 25 डिग्री सेल्सियस में जो चालकता प्राप्त है वो है 5.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स। चालकता मापी जल को तैयार करने के लिए आसुत जल को तोड़ी KMnO4 की मात्रा के साथ आसवन उपकरण में आसवन कराया जाता है, और आश्रित जल की चालकता मापी आश्रित जल चालकता मापी जल है। अब हम बात करेंगे आयनों का अभिगमन एवं कोलरास का नियम के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम सभी पता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लैम्ब्डा इन्फिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए
आलेख बहिर्वेशन विधि काम में नहीं ली जाती है। अतः इसका मान निर्धारित करने के लिए आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम उपयोग लिया जाता है। मतलब कौन सा लॉ? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये कुछ तुल्यांकी चालकता दी गई है कुछ विद्युत अपघटों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताएं दी गई है। देखो उपरोक्त सारणी से क्या स्पष्ट है कि दिए हुए ताप पर उभयनिष्ठ आयन रखने वाले विद्युत अपघटों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं में अंतर निश्चित मतलब कांस्टेंट है, उनमें अंतर कांस्टेंट आ रहा है। उदाहरण के हिसाब से आप देखिए, समान ऋणायन के साथ K प्लस तथा Li+ आयन रखने वाले विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्ब्डा इन्फिनिटी का अंतर 34.83 है। उसी प्रकार धनायन के साथ Cl- और NO3- रखने वाले विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्ब्डा इन्फिनिटी का अंतर कितना है? 4.90 के बराबर है। ये इसमें आप देख लीजिए, जो ये अंतर आ रहा है वो लगभग क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो लैम्ब्डा इन्फिनिटी के अंतर में ये स्थिरता तभी संभव है जब विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन विलयन की तुल्यांकी चालकता में एक विशेष योगदान करता है। मतलब जो विद्युत अपघट्य के जो जितने आयन होंगे, प्रत्येक आयन विलयन की तुल्यांकी चालकता में योगदान करेगा, और यह योगदान अन्य आयन जिसके साथ वह बंधित है पर निर्भर नहीं करता है। मतलब वह इंडिपेंडेंटली रूप से अपना चालकता में योगदान करेगा और उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस आयन से बंधा हुआ है। कोलराउस ने इस प्रकार बताया कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाने से सभी इंटर आयनिक अट्रैक्शन मतलब अंतर आयनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं, जिससे आयनों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए विद्युत अपघट्य से उत्पन्न सभी आयन विद्युत अपघट्य विलयन की कुल तुल्यांकी चालकता में अपने हिस्से का एक निश्चित योगदान करता है, जो कि केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर है और उसके सह आयन के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जब विद्युत अपघट्य को हम बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे, अनंत तनु कर देंगे, तो उस कंडीशन पे प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अपना योगदान देगा विलयन के तुल्यांकी चालकता में, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आयन, जैसे कोई पॉजिटिव आयन कौन से नेगेटिव आयन से जुड़ा हुआ है या कौन सा नेगेटिव आयन कौन से पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक आयन अपनी प्रकृति के आधार पर उस सॉल्यूशन की तुल्यांकी चालकता में अपना योगदान करेंगे। इसे कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम कहते हैं, या कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसके अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो हम इसको किस प्रकार से देखेंगे? हम इसको इस प्रकार से देखेंगे, लैम्ब्डा इन्फिनिटी मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो चालकता होगी हम उसको क्या बोलेंगे? लैम्ब्डा इन्फिनिटी, जो कि किस किस के योग के बराबर होगी? लैम्ब्डा इन्फिनिटी केटायन एंड लैम्ब्डा इन्फिनिटी एनायन, मतलब केटायन पे और एनायन पे, धनायन के और ऋणायन के जो आयन होंगे, धनायन और ऋणायन, उनकी चालकता के योग के बराबर होगी। जहां ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लैम्ब्डा C इन्फिनिटी तथा लैम्ब्डा A इन्फिनिटी क्रमशः अनंत तनुता पर धनायनों और ऋणायनों की चालकताएं ये हमने देखी। इन्हें मोलर आयनिक चालकताएं भी कहते हैं, या कि यदि मोल में ले रखा हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोलर आयनिक चालकताएं। जैसे लैम्ब्डा इन्फिनिटी NaCl की अनंत तनुता पर जो चालकता होगी, तो लैंग की चालकता वो कैसे निर्धारित करेंगे? लैम्ब्डा इन्फिनिटी Na आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटी Cl- मतलब Cl आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता। जब दोनों आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता को हम ऐड करेंगे तो वो NaCl की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता आएगी। इस तरीके से हम किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ विद्युत अपघट्य कुछ आयन्स हैं, उनके अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकताएं दी गई है।
अन्य शेल के लिए एक तुल्यांक बराबर है, अन्य शेल के लिए एक तुल्यांक बराबर है 1 मोल के, जबकि CaCl2 के लिए एक तुल्यांक बराबर है हाफ मोल Ca2 प्लस आयन तथा 1 मोल Cl माइनस आयन। 1 मोल CaCl2 1 मोल Ca2 प्लस आयन तथा 2 मोल Cl माइनस आयन देता है, जिससे आयन का आवेश क्रमशः +2 व -1 होता है। इसी प्रकार Na2SO4 के लिए हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं हाफ लैम्ब्डा इन्फाइनिटी Na2SO4 इज इक्वल टू लैम्ब्डा इन्फाइनिटी Na प्लस हाफ लैम्ब्डा इन्फाइनिटी SO4 2 माइनस। अनंत अनुरूपता पर मोलर चालकता के संदर्भ में कोलराउस की समीकरण इस तरीके से लिखेंगे हम, लैम्ब्डा इन्फाइनिटी m v प्लस लैम्ब्डा इन्फाइनिटी प्लस v माइनस लैम्ब्डा इन्फाइनिटी माइनस, मतलब यहाँ v प्लस और v माइनस क्या है, क्रमशः धनायनों और ऋणायनों की संख्या है जो उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल के वियोजन से बनते हैं, और इन दोनों के योग से क्या हो जाएगा, टोटल धनायन की चालकता आ जाएगी, और इनके दोनों के एक से टोटल ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता आ जाएगी। और मोलर चालकताओं के रूप में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ आयन यानी आयनों की गति या आयनिक गतिशीलता के बारे में। यद्यपि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, फिर भी तुल्यांक की चालकता एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण उनके आयनों की विभिन्न गति है। उदाहरणार्थ, अनंत तनुता पर HCl की तुल्यांक की चालकता NaCl की तुल्यांक की चालकता से लगभग 3 गुना अधिक है, जबकि दोनों में क्लोराइड आयन उभयनिष्ठ है। तो मतलब यहाँ देखिए HCl और NaCl में HCl की तुल्यांक की चालकता NaCl की तुल्यांक की चालकता से लगभग 3 गुना अधिक है। सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है, Cl दोनों में उभयनिष्ठ है, तो Cl माइनस आयन की तो जो गति होगी वो सेम होगी दोनों में, लेकिन अब H प्लस आयन की गति Na प्लस आयन की गति से 3 गुना ज़्यादा होगी। इसी वजह से HCl आयन की तुल्यांक की चालकता NaCl आयन की तुल्यांक की चालकता से 3 गुना अधिक है। चूंकि आयन की गति दिए गए विभव के साथ बदल जाती है, इसलिए इसकी गति के लिए आयनिक गतिशीलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे, देखिए 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव की प्रवणता क्या होगी, 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर किसी आयन द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी आयनिक गतिशीलता कहलाती है। मतलब कंडीशन क्या हो, जो विभव लगाया गया वो 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में कोई भी आयन 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। आयनिक चालकता और आयनिक गतिशीलता दोनों पद भिन्न होते हैं तथा वह एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अनंत तनुता पर देखिए लैम्ब्डा इन्फिनिटी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U। U क्या है, आयनिक गतिशीलता या निरपेक्ष गति है, क्रमशः धनायन की, ये तो धनायन की आयनिक गति हो गई, और जो V हो जाएगा वो किसकी गति हो जाएगी, वो ऋणायन की आयनिक गति हो जाएगी। और यदि हम समानुपाती स्थिरांक हटाएं तो लैम्ब्डा इन्फिनिटी C इक्वल टू KU और लैम्ब्डा इन्फिनिटी A इक्वल टू KV। A तो एनायन के लिए है और C कैटायन के लिए, मतलब धनायन के लिए, और A ऋणायन के लिए है। तो यहाँ पे C क्या आ जाएगा, यहाँ पे C एक स्थिरांक है, सभी विद्युत अपघट्यों के लिए एक स्थिरांक होता है। तो लैम्ब्डा इन्फिनिटी C तथा लैम्ब्डा इन्फिनिटी N धनायन तथा ऋणायन के तुल्यांक की आयनिक चालकता है। और हमें पता है कि लैम्ब्डा इन्फिनिटी किसी विद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता होती है वो इन दोनों के आयनों के योग के बराबर होती है। दोनों आयनों की तुल्यांक की चालकताओं के योग के बराबर होती है, और ये दोनों क्या आए थे, के और U प्लस वी के दोनों में कॉमन था, तो कोई हमने बाहर ले लिया, और U प्लस वी इनकी आयनिक गतिशीलता है क्रमशः धनायन की और ऋणायन की। तो यहाँ जहाँ के सभी विद्युत अपघट्यों के लिए के एक स्थिरांक है, आयनिक चालकता ओम इनवर्स और आयनिक गतिशीलता एक इकाई विभव प्रवणता के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। ये हमने अभी देखा ही। ऐसी स्थिति में K का मान 1 फेराडे या 9500 कूलाम के बराबर होता है, और इसे हम किसे व्यक्त कर देंगे, हम इसे F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर K की जगह F भी लिख सकते हैं। तो लैम्ब्डा इन्फिनिटी C इक्वल टू F इंटू U,
और या लेमडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ क्या होता है, वो फेराडे या 96,500 कूलाम्ब। दूसरे शब्दों में किसी आयन की गतिशीलता निकालने के लिए आयनिक चालकता में 96,500 का भाग दे दो। अगर हम किसी भी आयन की, जैसे लेमडा इन्फिनिटी क्या है, सी है, तो अगर हमें इसको गतिशीलता निकालनी है तो इसमें एफ का भाग निकाल देंगे तो किसी भी केटायन की या धन आयन की गतिशीलता निकल जाएगी उस पर्टिकुलर आयन की जिसकी हम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी आयन की गतिशीलता निकालने के लिए आयनिक चालकता में किसका भाग दे देंगे, 1 फेराडे का या 96,500 कूलाम का। इस तरीके से हम किसी भी आयन की क्या निकाल सकते हैं, गतिशीलता निकाल सकते हैं आयनिक। अब यहाँ पर इसने किसी गतिशीलता निकाली है, देखिए आयनिक तुल्यांक की चालकता किसकी है, 349.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तो इस तरीके से इसने 96,500 का भाग दिया, तो इस तरीके से इसकी वो निकल गई है लेमडा एच प्लस किसने क्या निकाल दी, आयनिक गतिशीलता। इस तरीके से ये इसकी लेमडा एच प्लस की आयनिक गतिशीलता है। अब ये देखिए लेमडा इन्फिनिटी का निर्धारण। तो कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लेमडा सी इज इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी के अनुसार लेमडा सी तथा रूट सी के लिए आलेख खींचा जो रेखीय है। चित्र 5.6 उसका बहिर्वेशन कर अनंत अनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता ज्ञात की, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो विलयन में पर्याप्त सीमा तक आयनित नहीं होते हैं और अत्यधिक तनुताता पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ऐसी दशा में दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लेमडा इन्फिनिटी का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। तो वो उससे केवल और केवल प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ही लेमडा इन्फिनिटी का निर्धारण किया जा सकता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लेमडा इन्फिनिटी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनंत तनुता पर भी वो पूर्ण तरह से विद्युत अपघटित नहीं होते हैं। किंतु कोलराउस नियम की सहायता से निम्न दो विधियों में से किसी एक द्वारा उसकी गणना की जा सकती है। तो कौन कौन सी है विधि, देखिए। फर्स्ट में इस विधि में धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी आयनिक चालकताओं की गणना करके दोनों को जोड़ देने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात हो जाती है। जैसा हमने देखा सिंपल मेथड है, जो केटायन होगा जो एनायन होगा अगर उसकी हम दोनों को जोड़ देंगे तो हाँ दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। और दूसरा मेथड क्या है, लेकिन किसी आयन की तुल्यांकी चालकता ऐसे किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की जिसमें वह आयन हो अनंत अनुता पर उसके तुल्यांकी चालकता को उसके अभिगम नाम से गुणा करके ज्ञात करते हैं। इस तरीके से हम उसका किसी आयन के आयनिक चालकता ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या ज्ञात कर लेंगे, अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, अनंत तनुता पर उसकी विद्युत चालकता ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।